प्रिय विद्यार्थियों, हम इतिहास दर्शन पढ़ रहे हैं और जो अध्याय चल रहा था वह था इतिहास विज्ञान है या नहीं, या इतिहास कला है या नहीं। इस बारे में मैं अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर चुका हूं कि ये सारे मुद्दे पश्चिमी विद्वानों के उठाए हुए हैं। भारतीय विचारणा इस विषय पर स्पष्ट है कि इतिहास न विज्ञान है न कला है, इतिहास इतिहास है। और यह भी कि इतिहास को जब विज्ञान की आवश्यकता होती है तो वह विज्ञान की शरण में चला जाता है, उसे कला की आवश्यकता होती है तो वह कला की शरण में चला जाता है। इसी तरह जब विज्ञान को इतिहास की जरूरत होती है वह इतिहास के पास आ जाता है, जब कला को इतिहास की जरूरत होती है वह इतिहास के पास आ जाती है। यह सारा संकट पश्चिम का है और पश्चिम की दृष्टि में उनका साइंस, उनका जो साइंस है उसकी भारतीय विज्ञान से तुलना नहीं है। उनका जो आर्ट है उसकी भारतीय कला से कोई तुलना नहीं है, और उनकी जो हिस्ट्री है उसकी भारतीय इतिहास से कोई तुलना नहीं है। ये बातें मैं कर चुका हूं, लेकिन चूंकि पाठ्यक्रम की रचना पश्चिमी विचारकों के दृष्टिकोण के आधार पर ही की हुई है। अंग्रेज हमें यह बताकर गए कि इतिहास को इस दृष्टि से पढ़ना है और हमने उसी दृष्टि को अपना लिया। मैं कोशिश करता हूं कि बीच बीच में जहां भारतीय दृष्टिकोण स्पष्ट किया जा सके वहां करूं। अब पश्चिम के जिन विद्वानों के हृदय में, मस्तिष्क में यह बात बैठ गई है कि मानव जाति का सामाजिक और आर्थिक कल्याण साइंस ने ही किया है। विज्ञान तो हम साइंस का अनुवाद करते हैं तब बोलते हैं। ट्रेवेलियर ने कहा है ये, ट्रेवेलियर ने नहीं, बहुत लोगों ने कहा। इतिहासकारों में यह भय व्याप्त होने की जरूरत क्या थी कि हम विज्ञान नहीं हैं या हम साइंस नहीं हैं, हम हिस्ट्री हैं, हम इतिहास हैं, कह सकते थे ना वे। लेकिन यह सिद्ध करने में लग गए इतिहासकार कि हम विज्ञान के नजदीक हैं, हम साइंस के नजदीक हैं। विज्ञान की भारतीय अवधारणा में तो इतिहास विज्ञान है और विज्ञान भी इतिहास है। लेकिन मैं जब विज्ञान बोलूं तो आप ये समझना कि मैं पश्चिमी दृष्टिकोण से बोल रहा हूं। तो आज इस विषय को पूरा करेंगे कि इतिहास विज्ञान है या नहीं, फिर कला की बात करेंगे अगली बार जब अपन बैठेंगे। तो विद्वानों ने ये कहा कि भाई इतिहास को यदि हम वैज्ञानिक उपादानों से परिष्कृत कर लें, अपने अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों और आदर्शों का प्रयोग कर लें, तो इतिहास की उपयोगिता
बढ़ जाएगी। 1903 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जेबी ब्यूरी का एक व्याख्यान था। और उन्होंने अपने व्याख्यान में एक बात कही थी कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। यद्यपि यह बात उन्होंने कही थी, वह पीछे से चले आ रहे किसी विमर्श के संदर्भ में ही कही थी, लेकिन उनकी इस बात ने एक नया विमर्श खड़ा कर दिया और चर्चाएं प्रारंभ हो गई कि साहब इतिहास विज्ञान कैसे है, और है तो न कम न अधिक। जिसका क्या मतलब हुआ? यदि है तो पूरा है, और पूरा है तो फिर अधिक कैसे हो जाएगा? तो बाद में उन्होंने स्पष्ट किया इसको कि जब तक इतिहास को आप कला मात्र स्वीकार करते रहेंगे, तब तक उसमें यथार्थता का, या यथार्थ ही बोलना चाहिए, यथार्थ का और सूक्ष्मता का गंभीरता पूर्वक समावेश नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यार्क पावेल ने ब्यूरी के मत का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक इतिहास का मतलब तो नवीन इतिहास है, जिसका स्वरूप पुराने इतिहास से भिन्न है और उसमें अब कोई रोचकता या उपदेशात्मकता या विनोद का भाव नहीं है। वह ज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। मैं कहता हूं भाई, ये बात तो आप इतिहास को विज्ञान बताए बिना भी तो कह सकते थे। जरूरत क्या है? यह तो इतिहास का अपना परिष्कार है, अपना परिष्करण है। लेकिन उन्होंने यह बात विज्ञान के संदर्भ में ही कही। ठीक है, अब विद्वानों ने फिर यह कहा कि क्यों इतिहास को विज्ञान में ला रहे हो? विज्ञान का उद्देश्य प्रकृति का अन्वेषण करके उसमें जो गूढ़ तत्व निहित हैं उनको आलोकित करना है, उनको प्रकाशित करना है। और इतिहास का उद्देश्य मानव के मस्तिष्क और मानव के मन में देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो विचार उत्पन्न होते हैं और उन विचारों के फलस्वरूप वह जो क्रियाएं करता है, खास तौर से सामाजिक क्रियाएं, उनका अन्वेषण करना होता है। खैर, जो साइंस शब्द है वो लैटिन के साइंटिया से बना हुआ है, जिसका मतलब है कि अध्ययन बोधगम्य नियमों के तहत होना चाहिए। और भारतीय संदर्भ में तो मैं कह ही चुका हूं कि बात अलग है। तो विज्ञान का जो क्रमबद्ध ज्ञान है, उसको तो कला दक्षता प्रदान करती है, लेकिन विद्वानों ने विज्ञान को कला से अलग करके रखा। कुछ खास बातें बताई विज्ञान की। बोले साहब ये बातें कला में नहीं है, और खास तौर से इतिहास में नहीं है। विज्ञान तथ्यात्मक है। पहले बातें सुन लीजिए। विज्ञान कार्य कारण संबंधों की गवेषणा करता है। विज्ञान सार्वभौमिक होता है। विज्ञान प्रामाणिक होता है।
विज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है। और चूंकि इतिहास में यह सब नहीं होता, इसलिए इतिहास विज्ञान नहीं हो सकता। अब अपने भारत में तो यह दावा ही नहीं है कि इतिहास विज्ञान है। यहां तो विज्ञान विज्ञान है, इतिहास इतिहास है, और जहां जरूरत पड़ती है वहां दोनों एक दूसरे के निकट आते जाते रहते हैं। लेकिन अब पश्चिमी इतिहासकारों का अपना नजरिया है, उनकी अपनी समझ है। कहते हैं साहब इतिहास में तो कोई सुस्पष्ट अवधारणा दिखाई नहीं देती, विज्ञान में तो हम अवधारणाओं पर चलते हैं। एक विद्वान हुआ है बकल, उसकी किताब है एक हिस्ट्री एंड ऑपरेशंस ऑफ यूनिवर्सल लॉज, एस.टी. बकल नाम है महोदय का। उन्होंने क्या कहा कि ये जो गणित वाले हैं, भौतिक वाले हैं, रसायन वाले हैं, इनकी मानसिक क्षमता की अपेक्षा इतिहासकारों की मानसिक क्षमता कमजोर होती है। बोले गैलीलियो और न्यूटन जैसे लोग तो विज्ञान में ही हुए हैं। इन प्रतिभावान वैज्ञानिकों से विज्ञान क्षितिज सुशोभित है। अभी मैं खंडन नहीं कर रहा हूं इन लोगों का, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि वे क्या कह रहे हैं, और वे जो कह रहे हैं, क्या उनके इस कहे पर इतनी बड़ी बहस और इतने बड़े विमर्श की आवश्यकता थी? उन्होंने कहा कि विज्ञान तो सामान्यताओं पर केंद्रित होता है और इतिहासकार तो विभिन्नताओं पर केंद्रित करता है अपने आप। अभी मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, मुझे बहुत इच्छा होती है हर एक बात का जवाब दूं, लेकिन जहां जरूरत होगी वहां बताऊंगा। और कहते हैं कि वैज्ञानिक सामान्य नियम बनाता है और इतिहासकार असामान्य नियम बनाता है। वह संबद्धता नहीं ढूंढता, नहीं, वह विज्ञान की तरह संबद्धता नहीं ढूंढता, वह तो असंबद्ध होने की ओर आगे बढ़ता है। चलो, लेकिन ट्रेवेलियन ने फिर थोड़ा सा सुधार किया। कहा भाई मानव जीवन का अध्ययन जो है वो भौतिक अणुओं, पशु पक्षियों, इनके जीवन की तरह नहीं किया जा सकता, विज्ञान कर लेता है। अब आप सुनिए, अशोक ने शासन किया, उसने कुछ नियम दिए, वो नियम हमें मिल गए। जेम्स प्रिंसेप ने जब तक वो लिपि नहीं पढ़ी थी तब तक तो नहीं मिले थे, लेकिन मिल गए बाद में। तो लिपि नहीं पढ़ी और उसके नियम नहीं मिले थे। विज्ञान के हिसाब से तो बात करें तो उसके पहले अशोक था ही नहीं, फिर जिस रूप में उसे प्रस्तुत किया गया। और जैसे ही उसकी लिपि मिली और उसके बारे में जानकारी मिली कि ये जो देवान नाम पी दस्सी है, ये अशोक मौर्य है, तो वह अचानक इतिहास के आकाश पर चमकने वाला एक सितारा हो गया। तो क्या पहले नहीं था? विज्ञान ऐसा कहता होगा, इतिहास तो नहीं कहता। इतिहास कहता है भाई पहले पता नहीं था, पता चल गया, अब हम आपको बता रहे हैं। ये कोई नई बात, कुछ नया नहीं हुआ है, था, उद्घाटित अब हुआ है। और क्या अशोक के शासन की लिखी हुई विशेषताओं के आधार पर, जो उसके शिलालेखों पर अंकित विशेषताएं हैं, उनके आधार पर उस युग के समाज का
पूरा पूरा खाका आप खींच सकते हैं केवल राजा को देखकर? यदि आपने मोहम्मद तुगलक को पागल बता दिया तो क्या सारा समाज पागल था आप मूल्यांकन कर लेंगे? इतिहास तो इसको नहीं मानता, वह तो मूल्यांकन करता है। अशोक को एक राजा के रूप में अलग देखता है और उसकी जो प्रजा थी उसके इतिहास को अलग पढ़ता है। उसके बाद में दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है, राजा और प्रजा के बीच में। यही मोहम्मद तुगलक को किसी ने पागल कहा और हम उस जमाने के जो दूसरे स्रोत हैं उन स्रोतों के आधार पर बाकी चीज़ों को अलग करते हैं, सुल्तान को अलग कर देते हैं। इसी तरह से औरंगजेब का, अलाउद्दीन खिलजी का, यहाँ तक कि अंग्रेजों का अध्ययन हम करते हैं तो कोई एक नियम आपने बना दिया और वो नियम सारे दुनिया पर लागू होगा, तो हो सकता है आप जो नियम बनाया आपने वो लागू होता होगा विज्ञान में, जिसको तुम साइंस कहते हो। विज्ञान तो कहता ही नहीं ना कि इतिहास के हम निकट नहीं है, ये तो कुछ विद्वान कह रहे हैं। तो इतिहास क्या है कि जो तथ्य उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर वह अपना एक चित्र प्रस्तुत करता है और उसमें निरंतर सुधार की संभावना रहती है, जो विज्ञान में भी रहती है। वहां सिद्धांत टूटते नहीं क्या? क्रोचे ने कहा कि भाई इतिहास को विज्ञान नहीं मान सकते, हम साइंस नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें स्पष्ट अवधारणा का अभाव होता है। तो सही है, हम तो जो अवधारणा लेकर चलते हैं तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर, व्याख्याओं के आधार पर, वो अवधारणा ही बदल जाती है। और यह इतिहास का गुण है, दोष नहीं है। इतिहास, जैसे कॉलिंगवुड ने कहा कि आप ये कैंची और गोंद, कतरनी और गोंद है, ये लेकर आपको थोड़ा फोड़ी चेपा चीज़ों को चेप देना, चेपासाना कर देने से और कोई चीज़ बन जाएगी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इतिहासकारों को। एक विद्वान हुए हैं शोपेनहावर, उन्होंने कहा कि इतिहास को विज्ञान स्वीकार करना हास्यास्पद है, क्योंकि इतिहास में वैज्ञानिक तत्वों का अभाव है, इसमें कोई सुनिश्चित नियम नहीं है, ये तथ्यों का संकलन मात्र है और क्रमबद्धता नहीं है। इतिहास में तो किसी व्यक्ति और घटना विशेष का अध्ययन होता है। अब उनको क्या कहा जाए, शोपेनहावर महोदय को? ये कैसे मान लें कि इतिहास का कहीं कोई इतिहास का इस रूप में अस्तित्व है कि उसमें वैज्ञानिक तत्व नहीं है? फिर इतिहासकार किस आधार पर सत्य की खोज करता है? वह अपने मन से कर लेता है, बिना तथ्यों के प्रकाश में वह अपने मन से उजाला कर देता है। ऐसा नहीं होता। तथ्यों का संकलन क्या विज्ञान में नहीं होता? वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्रमबद्धता जरूरी है, तो क्या इतिहास में हम क्रमबद्ध नहीं हैं? फिर हमने क्यों इतिहास का विभाजन कर रखा है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, या प्राचीन भारत में भी फिर हम पुरातत्व विज्ञान को क्यों पढ़ते हैं? फिर ये प्रस्तर युग को हमने अलग अलग हिस्सों में बांटकर क्यों देखा? हम तो मान रहे हैं कि हम विज्ञान के नजदीक हैं और विज्ञान हमारे नजदीक है। यह तो पश्चिम के विद्वानों की बात मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं कि इतिहास तो कोई विशेष व्यक्ति लिखता है, तो क्या तुम जिसे साइंस कहते हो उसमें कोई विशेष साइंटिस्ट नहीं करता खोज? क्या सभी साइंटिस्टों ने बल्ब बनाया या सभी साइंटिस्टों ने परमाणु बम बनाया? ऐसा नहीं होता। कहते हैं कि इतिहासकार की रुचि विषय में होती है, विषयनिष्ठ होता है इतिहास।
और विज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है। मैं चर्चा कर चुका हूं वस्तुनिष्ठता की, कि इतिहास में 100% वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। अब विज्ञान में भी तो आपने किसी जमाने में यहां तक लिखा कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज उसके चक्कर लगाता है, आप बदले कि नहीं बदले? बाद में आप कहने लगे ना कि ऐसा नहीं है। तो ये जो कुछ बातें हैं जो आक्षेप के रूप में इतिहासकार पर लगाई जाती है। कहते हैं कि इतिहास तो सामान्यीकरण नहीं करता चीजों का। हां, हमेशा सामान्यीकरण नहीं करता, और यह इतिहास का गुण है। भविष्यवाणी नहीं हो सकती, हमेशा नहीं हो सकती भविष्यवाणी, लेकिन हम कह सकते हैं कि आप पराजितों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो वे पराजित बाद में समाज के लिए, दुनिया के लिए संकट उत्पन्न करते हैं। आप इतिहास के उदाहरण देख लीजिए। कहते हैं कि विज्ञान शिक्षाप्रद है और इतिहास शिक्षाप्रद नहीं है। मैं बात कर चुका हूं इस बारे में पहले। इतिहास शिक्षाप्रद नहीं होता तो दुनिया का एक इतना बड़ा हिस्सा आज बौद्ध धर्म को मानने वाला क्यों होता? वो कहते हैं कि साइंस तथ्यों पर आधारित होता है। मैं कह चुका हूं कि हम भी तथ्यों के आधार पर चलते हैं। वे कहते हैं कि साइंस में नैतिकता और धर्म का कोई नियम नहीं होता, और इतिहास में होता है। यदि हमारा धर्म, हमारी नैतिकता हमें यह सिखाती है कि सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं, यदि यह धर्म हमें सिखाता है और उसके आधार पर जब हम कोई दवा बनाते हैं, मान लो भारत में कोरोना का वैक्सीन बन रहा है, दवा बन रही है, कोरोना महामारी चल रही है, क्या हम ये सोच लेंगे कि इसे हम ही काम लेंगे? हमारे धर्म ने, हमारी नैतिकता ने हमको सिखाया है कि सभी को देना चाहिए। हमने अमेरिका में दवाइयां भेजी है ना, तो और हमें ऐसा साइंस नहीं चाहिए जो धर्म और नैतिकता नहीं सिखाता। धर्म और नैतिकता यदि एक गुड की ओर जा रहे हैं, अच्छे की ओर जा रहे हैं, स्वीकार करना चाहिए। तो कालिंगवुड ने कहा है कि भाई इतिहास एक प्रकार का शोध है, एक प्रकार का रिसर्च है, और वैज्ञानिक पद्धति पर चलता है। वह ये हमारे प्रश्नों के उत्तर देता है, जैसे विज्ञान हमारे प्रश्नों के उत्तर देता है। इतिहासकार अतीत का वास्तविक ज्ञान देने में समर्थ है, ऐसा अनेक विद्वान कहते हैं। एक बार में नहीं दे पाता होगा, दूसरी बार में दे देगा, तीसरी बार में दे देगा। विज्ञान भी तो प्रयोगों की श्रृंखला है, वहां भी तो होता है। और फिर भी यदि इतिहास में कहीं दोष हैं, तो जिस तरह से साइंस अपने दोषों को दूर करता है, वैसे ही इतिहास अपने दोषों को दूर करता है। ब्यूरी ने कहा ने कि वह समय आ गया है जब इतिहास को साहित्य से मुक्त कर देना चाहिए, और उसकी शैली ऐसी होनी चाहिए जो सबको स्वीकार हो। साहित्य से मुक्त होने का मतलब यह नहीं है कि हम साहित्य को पढ़ें नहीं या साहित्य में से इतिहास को बाहर नहीं निकालें, लेकिन हम इतिहास में देखते हैं बहुत बार हमें ये देखने को मिलता है कि दो पक्षों की लड़ाई है, दोनों तरफ राजा हैं, दोनों ही बड़े हैं, दोनों में युद्ध हुआ, एक हारा और एक जीता। प्रमाणित भी हो गया कि इसकी हार हुई, इसकी जीत हुई, लेकिन उसके बाद भी
दोनों ही तरफ के इतिहासकार दोनों की ही वीरता का इस तरह से वर्णन करते हैं जैसे उनसे बड़ा वीर तो इतिहास में आज से पहले हुआ ही नहीं। हारने वाला भी वीर और जीतने वाला भी वीर। यहाँ तक भी ठीक है, हारने वाला वीर हो सकता है, लेकिन आप हारने वाले को जीतने वाला और जीतने वाले को हारने वाला बता देते हैं तो इतिहास परिष्कार तो मांगता है, लेकिन वैसे ही मांगता है जैसे साइंस मांगता है। खैर, तो एक सुझाव आया कि इतिहासकार को वे ही तथ्य लेने चाहिए जिनको प्रकट करने पर, जिनकी व्याख्या करने पर जो नतीजा निकल कर आए वो सभी को स्वीकार हो जाए, बाकी तथ्यों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि यह हो जाएगा तो इतिहास रहेगा ही नहीं। जिन तथ्यों को आप छोड़ चुके, हो सकता है कल वे ही सामान्यकृत हो जाएं, तो यह नहीं हो सकता। इतिहास का ज्ञान भी सुव्यवस्थित है, क्रमबद्ध है, उसमें भी कुछ सामान्य तथ्य होते हैं। इतिहास भी यह बता सकता है कि भविष्य में ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। विज्ञान में एक दवा बनती है, साइंटिस्ट दवा बनाते हैं और ये कहते हैं कि इस दवा से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, आप ले लीजिए। और कुछ वर्षों बाद उसके दुष्परिणाम आने प्रारंभ होते हैं, तब लगता है कि दवा ठीक नहीं बनी, फिर बनानी चाहिए। ये क्या है? यहां आपने कौन सी भविष्यवाणी की? आपने कहा कि अब ये बीमारी खत्म हो जाएगी, ये टीका लगा लीजिए, लेकिन नहीं हुई खत्म। भविष्यवाणी कहां सफल हुई? इतिहासकार भी तो यही कहता है कि यदि आप युद्ध करेंगे और उसके बाद संधि करेंगे, और संधि में यदि आप पराजित का पद दलन कर देंगे जैसा आपने 1919 में जर्मनी का किया, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और नहीं हुए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो भविष्य के लिए इतिहास प्रेरणा देता है और प्रेरणा ही देनी चाहिए। इतिहास वस्तुनिष्ठ भी होता है। इतिहास में दिए हुए अनेक निष्कर्ष सभी स्वीकार करते हैं। तो ये कुछ बातें थी जिनके आधार पर आपको यह निर्णय करना है कि इतिहास विज्ञान है या नहीं। आप बेशक अपने कहन में, अपने प्रश्नों के उत्तर में तर्क लिखिए। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि इतिहास विज्ञान नहीं है, तो उस प्रश्न के हिसाब से आप अपना उत्तर लिखिए, लेकिन बातें सारी आनी चाहिए। अब उन बातों को प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में कैसे कहना है, यह आपको आना चाहिए। तो इतिहास की दो स्पष्ट विधियां हैं। देखो, एक तो इतिहास मस्तिष्क से लिखा जाता है, हम तथ्यों का संकलन करते हैं, तथ्यों की व्याख्या करते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम इतिहास पढ़ते समय, लिखते समय सौंदर्य शास्त्री भी हो जाते हैं, भावना में बह जाते हैं। यह नहीं हो, यह जितना कम होगा उतना ना इतिहास अच्छा लिखा जाएगा। और साइंस वाले कहते हैं कि हम तो प्रकृति का अध्ययन करते हैं साहब, तो इतिहास मनुष्य का अध्ययन करता है। अरे भाई, प्रकृति और मनुष्य के बीच का संबंध नहीं जानते आप। आप मनुष्य हैं तभी तो आप प्रकृति की बात कर पाए, प्रकृति को जान पाए, उसको परिभाषित कर पाए, उसको समझ पाए, उसके घटकों को जान पाए और उसको जीतने की कोशिश करने लगे और उसके परिणाम भी भुगत रहे हैं। तो यह तो कोई बात नहीं हुई। एक विद्वान मायर्स हैं, उन्होंने कहा भी
कि भाई प्रकृति और मनुष्य के बीच का रिश्ता तो इतना गहरा है कि इनको एक दूसरे से अलग आप कर ही नहीं सकते। तो इतिहास निश्चित रूप से अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण शाखा है ज्ञान की। इसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, और यदि सहारे की जरूरत है तो इसे ले लेना चाहिए। भारतीय दर्शन में तो कोई ना है भी नहीं, और जहां जिस अनुशासन को सहारे की जरूरत पड़े वहां इतिहास सहारा बन के खड़ा होता है तो अच्छी बात है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब जैसे मान लो कि आपने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा या इटली का एकीकरण पढ़ा। अब एक सामान्य सिद्धांत कायम हुआ न कि भाई एक जैसे लोगों को एक साथ जोड़ देना चाहिए। उनकी राष्ट्रीयता का निश्चय, चाहे वे वंश के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता का निश्चय करने का एक आधार होना चाहिए। भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ, और वह एक स्वाभाविक एकीकरण था। और जहां टूटा भारत, वहीं से हमने नुकसान भुगतना शुरू कर दिया। हम तो एक राष्ट्र के रूप में सुरक्षित रहे, लेकिन जो टूट कर गए उनका क्या हाल हुआ? तो क्या यह एक सामान्यीकरण नहीं हो सकता कि सहज स्वाभाविक रूप से जिस देश को, जिस राष्ट्र को एक रहना चाहिए, उसके लोगों को किसी के भी बहकावे में आकर खंडन के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। आपने 1815 की वियना कांग्रेस पढ़ी है? आप राष्ट्रीयताओं की उपेक्षा करेंगे तो दुनिया उसको भुगतेगी। वर्साई की संधि की बात मैं कर ही चुका हूं। एक बात यह भी कही गई रूस की क्रांतियों के संदर्भ में कि साहब राष्ट्रीयताओं को जोड़ना चाहिए, और उसके लिए क्रांति होती है तो अच्छी बात है। देखो रूस कैसे एक हो गया, लेकिन आगे जाके रूस का क्या हुआ, रूस का क्या हाल हुआ, आप लोगों को पता है। तो इतिहासकारों को भी यह देखना चाहिए ना कि राष्ट्रीयताएं वास्तव में जिन्हें विभिन्न राष्ट्रीयताएं कहकर जोड़ा गया था रूस में, क्या उनमें स्वाभाविक निकटता थी? नहीं थी, तभी वो बाद में टूटे, अलग हुए। तो इतिहास में परिष्कार चलता रहता है, विज्ञान में भी चलता है। तो आप लोग जब इन बातों को पढ़ें तो ध्यान रखिए। अब मैं कह रहा था ना कि भाई फ्रांस की 1789, 1830, 1848 की क्रांतियों को देख के और रूस ने क्रांति कर ली, इतिहास से सीख के किया ना, और क्रांति की, और क्रांति के बाद में यह हुआ विघटन रूस का। तो देखना चाहिए कि इतिहास भी कहीं न कहीं सामान्यीकरण के सिद्धांत देता है। जहां उसका उल्लंघन होता है वहां दुनिया परिणाम भुगतती है। तो ज्ञान की एक शाखा के रूप में विज्ञान, ज्ञान की एक शाखा के रूप में इतिहास मूल रूप से एक ही धरातल से निकले हुए हैं। इनमें विवाद होना ही नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। कोई भी निष्कर्ष सार्वभौमिक नहीं होता।
यदि यह निष्कर्ष सार्वभौमिक है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ऐसे होता है, तो वह केवल विज्ञान का नहीं है, वह इतिहास का निष्कर्ष भी है। यदि विज्ञान और इतिहास को आपस में जोड़ के देखें तो इस आधार पर आप लोगों को अपना उत्तर लिखना है परीक्षा में, और जिस तरीके से पूछा जाए उस तरीके से आपको लिखना है। हाँ, जो बातें हमने की हैं उन बातों को उस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से कहना चाहिए, यह जरूरी है। मैंने वे सारी जरूरी बातें आप लोगों को बता दी हैं जो इतिहास और विज्ञान के बीच में, और ख़ास तौर से हिस्ट्री और साइंस के बीच में, और आप यूँ समझ लिए कि इतिहास और साइंस के बीच में, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। भारतीय और पाश्चात्य अवधारणाएं बता चुका हूँ मैं। तो इस आधार पर आप अपनी एक स्पष्ट अवधारणा बना लीजिए कि इतिहास और विज्ञान के बीच का संबंध इस तरह का है, और उसी अवधारणा के आधार पर जो प्रश्न आपसे पूछा जाए, चाहे वह आपसे किसी लिखित परीक्षा में पूछा जाए या आपसे किसी साक्षात्कार में पूछा जाए, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ तथ्यों को व्यवस्थित करते हुए अपने उत्तर दें। सफलता मिलना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब अपन मिलेंगे तो यह चर्चा करेंगे कि इतिहास कला है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।